पहलगाम की जो 26 हमारे इनोसेंट सिविलियंस थे, टूरिस्ट थे, उन्होंने 30 क्यों नहीं मारे, उन्होंने 15 क्यों नहीं मारे, 26 ही क्यों नहीं मारे। और जाफर एक्सप्रेस का भी टोल वही था। तो उसने अपनी जनता को बताया कि हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में करा है, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान का करा दिया। ऊपर से धर्म पूछ के किया है HQ9 S300 रशा का, उसी की डुप्लीकेट चाइनीज कॉपी है HQ9। HQ9 सिस्टम, उसके रेडार सेंसर्स वगैरह वो भी वो फील करना चाहता था। यहाँ पे उसकी उल्टी पड़ गई। IMF का लोन क्या मिलता, उसके बाद बता दिया 1-1 करोड़ रुपया हम देंगे हर एक शहीद को। मसूद अजहर को, उसके अगर 14 घर वाले मरे थे, उसको 14 करोड़ का चेक तो पाकिस्तान ने आज पकड़ा दिया। नाउ इट इज ओवर फ्रॉम आवर साइड, वी आर इक्वल, इफ यू डोंट एस्केलेट वी आल्सो। लेकिन कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती, सीधी नहीं होती। जहाँ तक कि S400 की बात है, जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली में यूटिलाइज हुआ। आकाश तीर दूर से जब आएगा तो उसको डिटेक्ट करने का काम होता है, और लंबे रडार वो S400 के पास है। उसके बाद जब वो 70 किलोमीटर तक आता है तो बराक 8, उसके बाद जब 25 किलोमीटर पे तब हमारा आकाश सिस्टम आता है। और उसी के बाद हमारे L70 शिल्का। जब हम सोच रहे थे कि S400 ही सबको उड़ा रहा है, S400 करोड़ों की मिसाइल है। हमारे ज्यादातर जो ये एंगेजमेंट्स में है, ये आकाश मिसाइल सिस्टम अपना बनाया हुआ। 23 मिनट के अंदर हमने उसके 11 एयरफील्ड्स को नेस्तनाबूद कर दिया। कैसे? उसके रडार से सिस्टम्स निकाल लिए, उसकी रनवेज में गड्ढे कर दिए। बंकर के अंदर उसे मुनीर बैठा था, उसको 23 मिनट में 11 मैसेज आए कि साहब ये एयरफील्ड उड़ गया है, ये एयरफील्ड उड़ गया है। इस वाले ऑपरेशन में इंडिया ने बता दिया कि ये अब ये नया भारत है। अमन की आशा नहीं बल्कि ब्रह्मोस की भाषा वाला भारत है। तो क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करने वाले हैं। आज के हमारे गेस्ट भी मेजर जनरल अभय कार्की जी हैं। आज हम बात करेंगे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हुआ था 22 अप्रैल को, पहलगाम इंसिडेंट के बारे में, अबाउट ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम बात करेंगे। आई होप यू स्टिक टू द एंड ऑफ द एपिसोड एंड एंजॉय द एपिसोड। थैंक यू। 22 अप्रैल, ये इंसिडेंट क्यों हुआ, इसका मोटिवेशन क्या था, एजेंडा किसका था, क्या वो फुलफिल हुआ या नहीं हुआ? थैंक यू। यस, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड congratulations on a win by India. Thank you sir, to you too, grand sir. success. Yes sir. So yes, coming back to ये शुरू कहाँ से होती है, कहाँ? जी सर, ये शुरू पहलगाम की जो 26 हमारे इनोसेंट सिविलियंस थे, टूरिस्ट थे, उनके मर्डर से भी शुरू होती है। लेकिन उसके पहले शायद हम अगर 10 दिन पहले जाए, 16 अप्रैल के आसपास, जब जनरल मुनीर का एक स्पीच था, करेक्ट, जिसमें उन्होंने कश्मीर को अपनी शहरत के बारे में बताया, कैसे हिंदू और मुसलमान अलग हैं, हिस्टोरिकली, कल्चरली, एजुकेशनली, एस्पिरेशनली ऑल्सो। तो वो जो उन्होंने वो डिवाइड को करा था, उसी हिंदू मुस्लिम डिवाइड को उसके जो ये किलर्स आए थे पहलगाम में, जिन्होंने गोली मारी और हिंदुओं को छाट के मारा, उसका यही रीजन था कि हिंदू और मुस्लिम के दंगे हिंदुस्तान में हो जाए और ये डिवाइड बढ़ जाए। मेरे दिमाग से ये भी आता है कि उन दिनों वक्फ बोर्ड का काफी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि अभी टाइम ऐसा है कि हम इसमें थोड़ी और चिंगारी लगा दे तो हिंदुस्तान में दंगों की, हिंदू मुस्लिम दंगों की आग लग जाए। लेकिन वो नहीं हुआ। एक हिंदुस्तानी है। अपने इंटरनल हमारे जो भी वो मतभेद हैं वो हम ठीक कर लेते हैं। लेकिन इसमें जो मुनीर ने क्यों किया, क्वेश्चन ये आता है कि जनरल मुनीर ने क्यों किया। अगर जनरल मुनीर का बैकग्राउंड देखें तो वो अपने पिछले जो आर्मी चीफ्स होते थे, जैसे जनरल बाजवा थे, ये थे जनरल शरीफ, उससे पहले जनरल शरीफ थे, जितने भी थे, वो चाहे एंटी इंडिया उनका एजेंडा था, पर वो एक जैसे हमारी रेजिमेंटेशन वाली आर्मी है, ब्रिटिश आर्मी है, और जो हमारा आउटलुक है एक यूनिवर्सल वेस्टर्न वैल्यूज वाला आउटलुक है वॉरफेयर के बारे में, कंडक्ट ऑफ आर्मी ऑफिसर और थिंकिंग में, वो चेंज हो गया। ये उस जनरेशन की अभी पीढ़ी आ गई है जो जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी में इस्लामिक प्रेफरेंस या इस्लामिक टिंज देने को, ईमान तकवा जिहाद सबीलिल्लाह, दिस इज द मोटो ऑफ द ईयर। और ये चेंज हुआ था सर, ये इसका रीजन बताइए, ये क्यों ये मोटो जिहाद
और ये पहले नहीं था, पहले ये 70s में, जैसे अभी आपने Yes. बताया कि जिया के दौर में ये मोटो चेंज हुआ है, ये क्यों करा था ये? जिया के तौर पे जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस था वो एक पाकिस्तानी सोसाइटी भी काफी जो उनके जनरल्स थे या जो उनकी सोसाइटी थी काफी आई वुड से वेस्टर्नाइज थी। लेकिन उस समय ये जो जिया वगैरह थे इनका जो मेंटल फ्रेमवर्क था, और दूसरा क्योंकि उन दिनों ये अफगानिस्तान वगैरह का शुरू हो रहा था, तो उन्होंने अपने को उस तरफ को मोल्ड करके, प्लस इंडिया से एक हिंदू स्टेट से अपने को अलग दिखा के और अरबों से भी ज्यादा अपने को इस्लामिक दिखाने के चक्कर में उन्होंने अपनी फौज को जो है वो इस्लामाइज फौज कर ने दिया। सोसाइटी को भी कर दिया। अगर आप देखिए क्रिकेट में इंजमाल उल हक जब कैप्टन था तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया अगर 5 बंदे हैं तकरीबन एक से, तो जो 5 बार नमाज पढ़ता था उसको सिलेक्ट किया जाता था। अच्छा तभी से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ है जी। जो आज की स्टेट में है। और तभी से जो उन्होंने पाकिस्तान आर्मी का और सोसाइटी का किया, इस्लामाइजेशन बढ़ा है। जो रेडिकल प्रीचर्स थे उनको बुलाया गया, सलाफती और जो ये वहाबी प्रीचर्स थे, correct। सऊदी का पैसा भी बहुत आया, जी जी जी। उससे भी इन्फ्लुएंस हुआ। ये हो गया था कि पहले जो पंजाब में या उधर पे जो बड़े सूबों में लैंडलॉर्ड्स होते थे वो राज करते थे, और एक मौलवी होता था उनके आसपास का मॉस्क का, वो उनकी खैरात पे जिंदा रहता था। लेकिन जब पैसा आया सऊदी से, जब पैसा आया ये वहाबी वाला, तो वो जो मुल्ले थे जो मदरसे में थे उनके पास पैसे आए, और साथ ही में अफगानिस्तान के चक्कर में हथियार भी आ गए। वो बढ़ बढ़ के उन्होंने जो था अपनी एक छोटी छोटी रेडिकल आर्मी जैसी बनानी शुरू की सोसाइटी में। यहाँ तक कि कई जो नॉन रेडिकल सूबेदार थे, तहसीलदार थे, वहाँ के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनका शरेआम मर्डर होता। पंजाब के गवर्नर का मर्डर हुआ था जो कि इनके खिलाफ बोलते थे, सलमान तसीर। हाँ। तो अब ये स्टेज आ गई थी कि उनकी सोसाइटी खुद ही वो एक जो डिसीजन मेकर्स थे वो कहते अल्लाह आर्मी एंड ये अमेरिका। तो इसमें अल्लाह वाला कंपोनेंट बढ़ता जा रहा था और उनका रेडिकलाइजेशन बढ़ता जा रहा था। तो जिया ने भी इसी टोन को लिया, और वो जिस जनरेशन को, जो पुराने थे उनको तो नहीं। अभी देखिए पिछले अपने जनरल बाजवा थे, वो एक ट्रेंड मिलिट्री माइंड था जिसको पता था पावर बैलेंस क्या है, और वो इंडिया से रिप्रोचमेंट की बात करता था। उसने जाके अपने वहां यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दिया कि हमारे पास वेयर विदॉल नहीं है, हम सिर्फ अल्लाह का नाम लेके नहीं लड़ सकते, हमारे टैंक नहीं चलते, पेट्रोल नहीं है। जी जी, ये तो काफी ये मीडिया। और तब से लेके अब तक तो पाकिस्तान की और भी हालत खराब हुई। लेकिन अल्लाह का नाम के आप चले हो, आप तो अल्लाह की फौज हो। इसने अभी ये जो ऑपरेशन का नाम दिया वो भी वही है कि सारे मोहम्मदन आप जुड़ के, दुनिया के मोहम्मदन जुड़ के अभी इस लड़ाई में शामिल हो जाओ। तो ये मुनीर जो है, ये इनके पिताजी इंडिया से गए थे, मुल्ला थे। बचपन की एजुकेशन जो थी वो भी मदरसे की थी, कोई इन्होंने वेस्टर्न एक्सपोजर नहीं रहा है। सऊदी अरेबिया में गए, ये कुरान पढ़ने के बाद जो इनको सर्टिफिकेट मिलता है इनको मिला हुआ है, और हर चीज में ये कुरान पे आ जाते हैं। तो इसलिए जो इसका इस्लामिक माइंड था और ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड था, इस पे उसने जो डोमेस्टिकली इसकी प्रॉब्लम आ रही थी, बलूच लिबरेशन आर्मी ने टीटीपी के साथ हाथ जोड़ लिया था, यहाँ तक कि सिंध वालों के भी हाथ जोड़ लिया था, और पाकिस्तान आर्मी को डिफीट पे डिफीट मिली जा रही थी। जो उनका ट्रेन हाईजैक हुआ था उसका जो उन्होंने इंडिया के ऊपर पूरा जाफर एक्सप्रेस का ब्लेम इंडिया के ऊपर डाल दिया था, और शायद उसी का बदला दिखाने के लिए उसने 26 हमारे मारे। 26 कैजुअलिटी वहां थी, 26 हमारे टूरिस्ट को पहलगाम में। तो रिटेलिएशन में उन्होंने ये अनसेड रिटेलिएशन है, आप इसको जैसे भी पढ़ सकें। उन्होंने 30 क्यों नहीं मारे, उन्होंने 15 क्यों नहीं मारे, 26 ही क्यों नहीं मारे, और जाफर एक्सप्रेस का भी टोल वही था। तो उसने अपनी जनता को बताया कि हम हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान ने करा है, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान का करा दिया। ऊपर से धर्म पूछ के किया है ताकि इंडिया में हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाए। तो ये तो उसका मोटिवेशन था मुनीर का। लेकिन इसके अलावा इंडिया में अगर वॉर हो जाए, एक मिड इंटेंसिटी वॉर हो जाए, तो किस किस को फायदा था? एक और पावर है चाइना। चाइना अपने वेपन सिस्टम्स उसने सारे के सारे पाकिस्तान को दे रखे थे। चाइना से
अमेरिका के ट्रेड वॉर होने पे इंडस्ट्रीज इंडिया में आ रही थी, जी, रिलोकेट हो रही थी, तो उसने इंडिया को अगर दिखाना था कि ये अनसेफ, अनस्टेबल, पॉलिटिकली अनस्टेबल है, सिक्योरिटी पर अनस्टेबल है, एफडीआई रुक जाएगी, एफडीआई रुक जाएगी, रिलोकेशन ऑफ जो आ वो रहे नहीं, हैं वो नहीं होगा। वो नहीं आएंगे, तो उनको रोकने के लिए लड़ाई में लगा दो। और जो उसने सोचा होगा, रशिया 3 साल से अटका हुआ है, 1.5 साल से इसराइल का है, इंडिया भी 1.5-2 साल अगर ये चला जाएगा, इस क्रूशल पीरियड में इंडिया मेरा कॉम्पिटिटर नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंडिया को काफी ऑफर्स आ रहे थे फॉर रिलोकेशन और एफडीआई वापस आने लग गया था। अनस्टेबल इंडिया इज गुड फॉर चाइना। गुड फॉर चाइना, प्लस उसके जो वेपन सिस्टम्स है, अगर ताइवान में कुछ करना है, ये करना है, तो इंडिया के जो वेपन सिस्टम्स के अगेंस्ट वो अपने सिस्टम्स को भी टेस्ट कर सकता था। एक्सपोर्ट, वेपन्स एक्सपोर्ट भी चाइना के अब बढ़ रहे हैं, तो वो लैटिन अमेरिका, अफ्रीकन कंट्रीज, इनमें जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं वो रशिया से कंपटीशन करता है, अमेरिका से और इंडिया से करता, तो उसमें अगर उसके सही हो जाता, फ्लाइंग कलर्स से आ जाते, तो उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ जाते। तो उसने कौन कौन से, नेमली जो उसने वेपन सिस्टम्स डिप्लॉय किए थे जो हमको मेजर पता है, एक तो उसने PL-15 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, जो कि उन्होंने JF-17 में लगाई थी, अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने उनसे मांगी थी, जिसकी जो रेंज थी वो हमारे राफेल की मिसाइल से ज्यादा है, 150 to 200 किलोमीटर्स। और इसी के PL-15 के ही कई अनएक्सप्लोडेड मिसाइल्स जो हैं वो हमें कितने खेतों में, भटिंडा वगैरह में दिखे गए थे, मतलब कि ये एयर कॉम्बैट में यूज किया था 7-8-9 को पाकिस्तानी एयरफोर्स के JF-17 ने। उसके अलावा एक तो उसकी वो मिसाइल थी, दूसरे उसके न्यू जनरेशन फाइटर्स थे, हाईटेक फाइटर्स ने J-10 भेजे थे, और तीसरा उसके जो रेडार्स और मिसाइल सिस्टम थे HQ-9 जी, जो S-300 रशिया का, हमारे पास S-400 है जो 400 किलोमीटर रेंज है, S-300 रशिया का 300 किलोमीटर रेंज, उसी की डुप्लीकेट चाइनीज कॉपी है HQ-9 सिस्टम, उसके रेडार, सेंसर्स वगैरह वो भी वो फील करना चाहता था, ताकि फ्यूचर वॉर्स में कैसा होगा उसका एक टेस्ट कर ले। टेस्ट बेड हो गया, प्लस उसके अगर अच्छा कर गया तो उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स। यहाँ पे उसकी उल्टी पड़ गई है, हम बाद में देखेंगे कैसे हुआ। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो कि हमें सब ये पहलगाम में 22 अप्रैल को देखने को मिले थे, जिसकी वजह से ये अटैक हुआ था शायद। जी, इनिशियली जब ये अटैक हुआ था उसके बाद TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ये माना था कि हमने, दे एडमिटेड कि हमने ये कराया है। फिर उसके बाद 2 या 3 दिन के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज निकाला, बोला कि ये हमारा अकाउंट हैक हो गया है और हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। व्हाट इज द ट्रूथ? एंड जो ये TRF है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किसका ऑफशूट है, इन्होंने कराया है और क्यों कराया है, इसका क्या मोटिवेशन था? इसमें पाकिस्तान की कॉम्प्लिसिटी इतनी जोर से आती है, आई मीन इट इज सो लाउड एंड क्लियर। अगर उन्होंने नहीं रिट्रैक्ट किया होता तब भी डिनाइबिलिटी थी, पर जब उन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया और उन्होंने ये बोला कि इंडिया ने हमारे सिस्टम को हैक करके वो मैसेज डाल दिया था, मतलब ये तो किसी के बिलीव करने की कोई मतलब ही नहीं पड़ता है। लेकिन इससे ये बड़ा क्लियर हो गया था कि TRF जो था उसने क्या है, TRF है क्या, लश्कर तैयबा का ऑफशूट क्या, फ्रंट है, क्योंकि वो काफी जगह प्रोस्क्राइब हो चुके हैं, तो उन्होंने नया नाम ले लिया। हाँ। तो वो था। और इनके कहाँ पे हेडक्वार्टर्स, मुरीद के, LET सभी को पता है उनको। मुरीद के में ही तो जब अभी बॉम्ब गिराया था, उसके बाद फ्यूनरल में सारे पाकिस्तानी जनरल्स ने नहीं, जी उसी पे आएंगे जी। ये कोर कमांडर वहां पे था। तो इसमें जो इस वॉर में ये भी आ गया है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है, उसकी मिलिट्री है, और उसके जो टेररिस्ट हैं, ये उनको शील्ड मिला हुआ, उनकी कितनी ज्यादा सिनर्जी है। और अभी उन्होंने जो IMF का लोन क्या मिलता है उसके बाद बता दिया, 1-1 करोड़ रुपया हम देंगे हर एक शहीद को, और हम मुरीद के और भावलपुर के जो टूटे हैं मॉस्क और बाकी, उनको हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब मसूद अजहर को, उसके अगर 14 घर वाले मरे थे, उसको 14 करोड़ का चेक तो पाकिस्तान ने आज पकड़ा दिया जी। तो ये पूरा खेल है, इसमें कोई शक ही नहीं है कि किसने क्या था। और पाकिस्तान का जो खेल है और जो पुरानी उसकी सोच है कि मैं सब कन्वेंशनल नॉन स्टेट एक्टर, सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर से मैं
इंडिया को ब्लीड करता रहूंगा। इंडिया की कन्वेंशनल माइट मेरे को इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि एक तो मेरे पास थोड़े अच्छे वेपन्स आ गए हैं और दूसरा मेरे पास न्यूक्लियर ओवरहैंग है, मेरे पास न्यूक्लियर डिटरेंस है। जो इनके मिनिस्टर कहते थे हमारे पास पाव पाव के बम ऐसे तो रखे पाव पाव के, तो वो पाव पाव के बम के चक्कर में वो इंडिया की कन्वेंशनल माइट को रोक के रखते थे। जब वो कन्वेंशनल बोलते थे ज्यादातर वो हमारी आर्मड फॉर्मेशंस और जो हमारी सुपीरियरिटी है लैंड वॉरफेयर में उसकी बात करते थे, और उसको रोकने के लिए वो न्यूक्लियर और अपना काम कराने के लिए सबसे नीचे लेयर में सब कन्वेंशनल लेवल में वो टेररिस्ट अटैक्स करते रहे हैं। और ये ओल्ड नॉर्मल यही था, ये ओल्ड नॉर्मल यही था। लेकिन और उन दिनों जब होता था कि हमने अगर कुछ उनको कंप्लेन किया, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन पठानकोट एयरबेस भी आ जाएंगे, उसके पहले वो मोमबत्ती लगा के अमन की आशा वाले लोग पहुंचते थे। लेकिन इस वाले ऑपरेशन में इंडिया ने बता दिया कि ये नया भारत है, ये अमन की भाषा नहीं, अमन की आशा नहीं बल्कि ब्रह्मोस की भाषा वाला भारत है। तो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, और जो हमने उनको जवाब दिया है वो एक ऐसे डायमेंशन में दिया था जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, अभी ये आपने पूछा था किसका है, तो ये पाकिस्तान का हाथ है, उसमें कोई दो शक है नहीं। अभी और टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं उसमें से भी रेवलेशंस आ ही जाएंगे, और उसमें हमारा कोई चाइना का फायदा हो सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटर तो पाकिस्तान है। जी सर, इसी 22 अप्रैल की जो इंसिडेंट पहलगाम का जो हुआ है, दिस वाज थ्रू जिसको बोल सकते हैं एक प्रॉक्सी वॉर। तो पाकिस्तान ने इतने सालों में एक अपनी स्टेट पॉलिसी बना दी है एज अ प्रॉक्सी वॉर। ऐसा ये क्यों कर रहा है, और क्या इसको लॉन्ग टर्म इसको लगता है कि ये सस्टेनेबल है, इसको बैकलैश मिल सकता है इंडिया से, और इज इट गुड फॉर द रीजन? ये जो प्रॉक्सी वॉर जो उनके स्टेट पॉलिसी है, इस पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा लाइट इस पे। ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1,000 cuts, ये जो आपने बालीगीन किए, एंड टेररिज्म एज अ स्टेट पॉलिसी, ये इनका टूल है, टूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी स्टेट इनकी। ऐसा क्यों है सर? वो इसीलिए पता है मैंने। पहली बात तो इनके पास जब अफगानिस्तान में रशिया आया था तब से अमेरिका ने इस्लामिक जिहाद मुजाहिदीन करके एक कल्चर इन्फ्यूज कर दिया था जहाँ पे वेपन्स आर फ्रीली अवेलेबल, आप लड़ रहे हो, जिहाद कर रहे हो। तीसरा सऊदी अरब से मैंने बताया था जो मदर से और ये आए थे, इनमें सलाफिज्म और वहाबिज्म इतना बढ़ा गया था कि ये एक वायलेंट किस्म का इस्लाम। और फिर 9/11 आया, तो पूरी दुनिया में ये कल्चर ऐसा आ गया जहाँ पे कि ये फॉर परसीव्ड परसिक्यूशन द मुस्लिम वाज सपोज्ड टू पिक अप आर्म्स, मतलब वो कि हम पे प्रताड़ना हो रही है इसलिए हमें हथियार उठाने हैं, ये उनके दिमाग में डाला गया। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? काफिर। काफिर में सबसे बड़ा देश कौन है? बगल में हिंदुस्तान है, कि जहाँ पे वो अपने मुसलमानों को ये करता, अपना ये करता, वो करके उनको इधर के। प्लस जब अफगानिस्तान लड़ाई खत्म हो गई, इतने सरप्लस हथियार और इतने सरप्लस ये मुजाहिदीन थे, वो उनको भी हिंदुस्तान को डाउन करने के लिए करता रहता था। और आप बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि वो अपने को एक इस्लामिक देश मानता है और वो सोचता है कि मेरा कर्तव्य है, मतलब मेरा भगवान के लिए मेरा एक ये कर्तव्य है कि मैं काफिरों को मारता रहूं। और हिंदुस्तान जब तक हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद पूरा नहीं होगा तब तक हमारा मकसद नहीं होगा। और गजवाए हिंद के लिए इस सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में does the पाकिस्तानी आर्मी एक्चुअली बिलीव इन गजवा इन हिंद सर? देखिए, मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, ट्रांजिशन एंड इस्लामाइजेशन। नहीं, मतलब अगर मैं इससे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि यू हैव टू बी अ लिटिल प्रैक्टिकल। थोड़ी जो आर्मीज होती है थोड़ा प्रोफेशनल, पाकिस्तान पता नहीं कितना प्रोफेशनल, पाकिस्तानी आर्मी कितनी प्रोफेशनल है कि नहीं है, बट बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि थोड़ी प्रोफेशनल आर्मी होगी। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी से भी सोचना पड़ता है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। तो ये गजवाए हिंद प्रैक्टिकल है पाकिस्तान आर्मी के लिए कि नहीं? मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अभी चाहे उनके सीनियर ब्यूरोक्रेसी, सीनियर हिरार्की जो है उसने दुनिया देखी है, वर्ल्ड वाइड एक व्यू है, उसमें अपने को देखते हैं। लेकिन अगर आपको लोग चाहिए, जैसे बोलते हैं सोल्जर्स आर नथिंग बट कैनन फॉडर, मतलब सोल्जर क्या है? एक तोप के लिए चारा है, एक्सपेंडेबल है। तो उसको आप मोटिवेशन कैसे करेंगे?
हिंदुस्तान ने तो कभी कुछ गलत किया नहीं, उनका जन्म हिंदुस्तान से हुआ है। तो उन्होंने एक कहानी बनाई है कि हम अरब से आए थे, हम तुर्की से आए थे, हमारे ये थे। सारी अपनी मिसाइलों को उन्होंने अफगान इन्वेडर्स को पैदा दी थी। अब्दाली, घोरी, मुल्तान का मंदिर सबसे बड़ा मंदिर था, उसका नाम था मूल स्थान, जहाँ पे होली सबसे बड़ी खेली जाती थी। जी। अब वहां पे आप आके गोरी अजनबी, ये गजनबी लोगों ने तोड़ा था, आप उन्हीं के नाम पे मिसाइलें बना रहे जो उनके हीरो भी नहीं है। जो उनके, पहली बात तो उनके नहीं है, उनके पूर्वजों को उन्होंने मार मार के कन्वर्ट किया है। लेकिन आप अपनी नई नस्ल को ये बता रहे हैं कि हम तो उन्हीं के हैं, वही आए हुए हैं, हिंदू तो अलग है, हम वो कभी थे ही नहीं। पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान का पार्ट या हिंदू कल्चर का पार्ट थी नहीं। इसने बोल दिया हमारे कल्चर डिफरेंट है, हमारे, जबकि हमारे जो रीति रिवाज है, शादी हो, खाना हो, पीना, सारा कल्चर पंजाब, ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब सेम है। लेकिन नीचे वालों को ये बता बता के, वो तो फौज के अंदर है। और जहां तक ये इनकी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये मुरीद के वाले और भावलपुर वाले, एलईटी और जैश, इनको तो कोई पढ़े ये मदरसे में है जहाँ पे इनको बचपन से ही सिखाया गया है कि मारो काफिर को, मारो काफिर को, गजवाए हिंद कर दो। तो वो असली में हम तो अल्लाह के सैनिक हैं और ये हिंदुस्तान को तो हम कभी भी कब्जा कर लेंगे। आज की तारीख में इतनी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान में विक्ट्री मार्च चल रहे हैं, उनके विजय वो निकल रहे हैं। उन्होंने तो जो बताना चाहते हैं वो बताते हैं, और जो सुनना चाहते हैं वो सुनते हैं। बाकी बाहर की न्यूज, बाहर की दुनिया से मदरसे वालों को दूर रखा गया है। जो ऊपर पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को पता है एक्चुअली क्या हुआ, उन्होंने नीचे नहीं डाला है। पाकिस्तान ने इस हर वॉर में हार खाई है, हर वॉर को उसने अपनी विक्ट्री बताई है। पाकिस्तान आर्मी के बारे में कहते हैं, इलेक्शन कोई हारा नहीं, लड़ाई कोई जीती नहीं। तो उनका बिल्कुल कंसिस्टेंट है। इस बार भी इलेक्शन में जो 17 सीट लेके आया था उसको बना दिया प्राइम मिनिस्टर, जो मेजोरिटी लेके आया था उसको डाल दिया जेल में। तो ये एक हो गया। दूसरा, लड़ाई कोई जीती नहीं, अभी फिर हार के आ गए। लेकिन आप उनकी हिस्ट्री बुक में पढ़िए, 71 में 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर सरेंडरिंग टू इंडिया, उसका कोई मेंशन नहीं है, कोई किताब में नहीं, उनकी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया जाता। अभी अगली साल की हिस्ट्री में होगा कि 2025 में हमने उनके 10 हवाई जहाज उड़ा दिए, सारे उनके शहरों को हमने उड़ा दिया था, तबाह कर दिया था, और हिंदुस्तान घुटने पे है। ये उनको पढ़ाया जा रहा है और वो सुन के खुश है पाकिस्तान। अब कर लेते हैं रिटेलिएशन की बात। ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन गवर्नमेंट का ये रिटेलिएशन था कि हमने ये ऑपरेशन नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सबके हस्बैंड्स को मारा गया था, ऑल मेल मेंबर्स वर किल्ड, 26 ऑफ देम। हमारा मेन एजेंडा जो हमने करा ऑपरेशन सिंदूर में, टू टेक आउट प्लेसेस लाइक मुरीद के, भावलपुर एंड ऑल ऑफ दैट, हमारा यही मोटिव था, या फिर एक क्लियर मैसेज था पाकिस्तान को कि अगर आप प्रॉक्सी वॉर्स करेंगे, हम आपके हेडक्वार्टर्स, आपके जो जहां से पनपती है ये हेट आपकी, उस हेडक्वार्टर्स को हम हेट करेंगे। वर वी सक्सेसफुल इन ऑपरेशन सिंदूर? देखिए, ये 22 तारीख की बात है जब ऑपरेशन सिंदूर की ये बोले ट्रिगर शुरू हो गया था, और हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा गया था। देश में भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमारे प्राइम मिनिस्टर से और हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि प्रेसिडेंस था कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने, उसके बाद हमने 2019 में बालाकोट में अपनी एयरफोर्स डाली। पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो हुई थी उसमें हमने सिर्फ एलसी सेक्टर पे काम किया था, पीओके के अंदर जाके थोड़ा सा इन्फेंट्री से अटैक किया था। उसके पहले जो हमारे थे, एक लक्ष्मण रेखा जैसी थी कि आप क्रॉस बॉर्डर कोई एक्शन नहीं लोगे, आप इंटरनेशनल बॉडी पे जाओ, हल्ला करो, वो करो, रिक्वेस्ट करो। और पाकिस्तान को पता था हर बार, चाहे वो बॉम्बे अटैक हो चाहे कुछ हो, इंडिया ने बस हल्ला गुल्ला करना है, प्रूफ हम प्रूफ मांगेंगे, प्रूफ देंगे, हम मानेंगे नहीं, और फिर गाड़ी चलती रहेगी। और हम धीरे धीरे करके ऐसे इंडिया की साइक पे, क्योंकि इंडिया तो हिट बैक करेगा नहीं, क्योंकि तो बनियों का देश है, सॉरी फॉर सेइंग दैट, बट दैट इज व्हाट दे से, है ना। तो इसको मोदी सरकार ने आके एक मस्कुलर अप्रोच देके सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक की 2016 में, जिसमें कि स्पेशल फोर्सेस गए थे, थोड़ा सा आर्टिलरी गया था। उस पे उन्होंने अपने को सोचा कि ठीक है, अब इतना करता हम कर लेंगे, तो अगली बार उसका मिथ या उसकी बिलीफ तोड़ने के लिए एयरफोर्स से हम
खैबर पख्तूनख्वा में गए थे, जहाँ पे बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक की थी जी। पाकिस्तान के अंदर। लेकिन तब भी वो एक लिमिटेड वो था और इट इज अ कॉशनरी कि हम कह सकते हैं वापस आ गए। लेकिन कुत्ते की पूंछ तो टेढ़ी होती है, सीधी नहीं होती। वो जब टाइम हो गया, इन्होंने सोचा इतना ही तो ये कर सकते हैं, और हमने तो चाइना से अभी तक इतने एडवांस वेपन ले लिए, हमने वो ले लिए, तो ये क्या करेगा। लेकिन 2019 में जो अभिनंदन का इंसिडेंट हुआ था, उससे इंडिया में एक बड़ा मंथन हुआ था। और वो मंथन शुरू हुआ था आपके आत्मनिर्भर, जब शुरू जो कहानी शुरू की थी मोदी जी ने, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें भी आत्मनिर्भर भारत में अपनी ऑर्डिनेंस और वेपन। पहले इंडिया में एक वो था रूल कि हम पीस लविंग कंट्री है, बहुत पहले नेहरूवियन टाइम्स में, हम आर्म्स बेयरली बनाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन उस सब को तोड़ के अभी जो एक मस्कुलर इंडिया बनाने के लिए, एक सशक्त इंडिया बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर इंडिया बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी सुरक्षा अपने हाथों में लें, ना कि हम किसी फॉरेन पावर या फॉरेन पे डिपेंडेंट रहे। खासकर हमने कई बार देखा है देशों को कि अमेरिकन वेपन्स जो है, जब देश कुछ चाहता है तो वो वहां पे उसको विदहोल्ड कर लेते हैं और वो नहीं यूज। जैसे पाकिस्तान का F-16 का यूसेज भी काफी कंट्रोल्ड है। तो अगर हमने रखना है तो हम एक आत्मनिर्भर भारत या सशक्त भारत करेंगे। जो 2019 में एयर बैटल हुई थी, उससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला था और हमने उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया। उसके अलावा जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध 3 साल से चल रहा है, उसमें जो ड्रोन्स और जो टेक्नोलॉजी थी उसको बहुत अच्छी तरह स्टडी किया। और ये कोइंसाइड क्या है आपके आत्मनिर्भर भारत में, जिसमें डिफेंस में सारी ऑर्डिनेंस, जो मिनिस्ट्री MOD में आता था ऑर्डिनेंस, उनकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अपने प्राइवेट सेक्टर जैसे अलग अलग एंटिटीज बना दिए हैं और उनको अकाउंटेबल बोला है। प्लस हमने प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया, प्लस हमने R&D में IIT वगैरह को किया है। तो ये सब सिनर्जी को लेते हुए जो हमने बदलाव किए, उससे दुनिया शायद अवगत नहीं थी, ना ही पाकिस्तान अवगत था। क्यों, हमने जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को स्टडी किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्टडी किया, इसके साथ साथ ही हमारे जो ISRO है और DRDO है, इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है जी। हमारे पास अपना नेविगेशन सिस्टम है नाविक राइट, जो कि GPS पे मॉडल है, लेकिन GPS से ज्यादा एक्यूरेट है साउथ एशिया जी। उस नाविक को हमारे सारे वेपन सिस्टम यूज करते हैं और ब्रह्मोस भी यूज करता है। तो ये सब चीजें जो हमने देखी हैं, प्लस AI में हमने कॉमर्शियली नहीं, हमने मिलिट्री में भी एप्लीकेशन किया है। हमारे आकाश तीर वगैरह, इसके बारे में बात करेंगे सिस्टम में। तो मोदी जी उस समय जब था, मोदी जी में काफी प्रेशर आ रखा था कि आप कुछ करो, और पाकिस्तान ने सोचा था ये अगर कुछ करेंगे भी तो उसी टाइप का करेंगे, 1-2 जगह पे अपने हवाई जहाज भेजेंगे। और क्योंकि हमने अभी JF-7 ये J-10 वगैरह फाइटर्स दे रखे हैं, और ये चाइना की जो एयर डिफेंस थी इनकी, चाइनीज और अमेरिकन टेक्नोलॉजी को लेके, उन्होंने भी पूरी अपनी एक कोऑर्डिनेटेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस शील्ड बना रखी थी, जिसके वो बहुत वो करते थे, तारीफ करते थे, और उसमें उसको बहुत भरोसा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो ये भूल गए थे कि अभी जो हिंदुस्तान का जो जवाब आएगा वो पहले की तरह नहीं होगा। आप याद करिए मोदी जी ने क्या बोला था। पहली बात, उन्होंने 3 बात की थी जो ये ऑपरेशन में रिलेट करूंगा। उन्होंने बोला था ये आतंकवादी और इनके आका को पनाह देने वाले, उनको दुनिया के किसी भी कोने में होगा हम ढूंढ के निकालेंगे, मारेंगे। दूसरा, इनका जो जहां से ये काम करते हैं और इनकी जो जमीन है उसको हम मिट्टी में मिला देंगे, ठीक है। और तीसरा, इनको ऐसी मार पड़ेगी कि इनकी कल्पना से भी परे होगी। तो अगर इसको मैं अभी शॉर्टली बोलूं, 3 चीजें। पहली बात तो इनके आका जो LET और JM के जितने हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कैंप थे दुनिया के किस कोने में, पाकिस्तान के कोने में घुस के उनको मिट्टी में मिला दिया है। 1 और 2 कंडीशन पूरी हो गई। और तीसरा था पाकिस्तान के लिए कि तुम्हारे को अकल्पनीय मार पड़ेगी, वो आपने 10 तारीख को दे दी। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हिंदुस्तान बालाकोट में जहां एक जगह गया था, वहां ये पूरा मेरे 2000 के बॉर्डर में कारदू से लेके मली कराची नीचे तक, कराची तक सारे हिमालय से लेके अरेबियन सी तक सारे बेसेस को 23 मिनट के ऑपरेशन में धराशायी कर दूंगा। ये जो उनको मार पड़ी है, इससे उनके सोच का जो होता है वो पैरालिसिस हो गया था। वो समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स में, डिस्प्रोपोर्शनेट एंड अनबिलीवेबल।
जिस HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो फ्यूजन विद सैटेलाइट्स वो बात करते थे, उसको पता ही नहीं लगा कि उस पे कब मार पड़ गई है। और एयरबेस जो होता है किसी भी देश का बहुत वेल प्रोटेक्टेड होता है जी। सब में रनवेज को अनयूजेबल कर दिया, सब में रडार्स को आपने उड़ा दिया है, और जहां पे उनके कमांड कंट्रोल सेंटर्स थे और मेंटेनेंस एरियाज थे उनको भी आपने मतलब पाकिस्तानी एयरफोर्स उसके 24 से 48 घंटे के लिए तो बिल्कुल नॉन ऑपरेशनल हो गई थी। हम अगर चाहते नेक्स्ट स्टेप कुछ भी कर सकते थे। तो ये जो हम थोड़ा सा डाइग्रेस कर गए हैं, तो मोदी जी के थे, तो अभी किसी भी फौज को एकदम से एक्शन में आने में अपनी रिसोर्सेस को सेटअप करने में टाइम लगता है। तो जो हमारे को टाइम दिया था, जो 22 तारीख से लेके जब ऑपरेशन 7 तारीख का, इतने दिनों में इंडिया ने क्या करा? पहले बात तो मोदी जी ने बोल दिया था तो होगा, तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक कोर, जो हमारे एम्बेसडर थे, ये थे वो थे, दुनिया भर में हमने सब जगह UNSC जाके एक वर्ल्ड ओपिनियन बनाई कि हाँ, हिंदुस्तान पे बहुत भयानक अटैक हुआ है, ये टेररिज्म का अटैक है, इस टेररिज्म के पीछे वी हैव अ राइट टू रिस्पॉन्ड। ऐसा एक माहौल बना दिया था कि लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि इंडिया क्यों कर रहा है, वो कहते थे इंडिया कब करेगा। और जो हमारी अपोजिशन पार्टी है, क्योंकि उनको मोदी जी को डाउन दिखाना है, तो वो भी एक नकली रफेल लेके नींबू रटा के वो टोंट कस रहे थे। वो प्रेशर भी था, एक्सपेक्टेशन भी थी पब्लिक की कि कुछ करेंगे, पर क्या करेंगे ये नहीं पता था। तो उन दिनों हमने, जहाँ तक मेरे को पता है, एक तो आपको प्रत्यक्ष रूप से पता था कि इंटरनेशनल में हमारे मीडिया ने पूरा वर्ल्ड ओपिनियन अपने साथ कर लिया था। वी वर जस्टिफाइड। जो टारगेट सिलेक्शन था वो इन्होंने किया, और मोदी जी ने सिर्फ जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको टारगेट किया। इस बीच में हमारी फोर्सेस क्या कर रही होंगी? जो हमारे इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं ऑन ग्राउंड, हमारी सैटेलाइट जो है वो इन एयर, और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है, ये सब जो है वो स्निफिंग कर रहे थे पाकिस्तान से। जो आपने जिस दिन से हुआ था और जिस दिन से मोदी जी ने बोला था, पाकिस्तान की एयरफोर्स और रडार जो थे कंटिन्यूसली ऑपरेशन में थे। जब वो ऑपरेशन में थे, आप यहाँ से कुछ मिराज भेज दीजिए, कुछ आप रफेल भेज दीजिए किनारे तक, उनके लाइट अप हो जाते हैं, उनके जो रेडार्स वगैरह हैं वो लाइट अप होते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी आप पहले से आपको पता है, पर आप उनकी वॉर फ्रीक्वेंसी भी नोट करके अपने डाटाबेस में डाल देते हैं जी। और ये इतने 15 दिनों तक जो उनके हवाई जहाज या उनके सिस्टम्स बाहर धूप में खड़ रहे, भीड़ में खड़ रहे, मिसाइल्स बाहर भी, ये सब कोल्ड स्टोरेज में रहते हैं फॉर प्रिजर्वेशन। इनको आपने 15 दिन में डिग्रेड होने दिया। एक हवाई जहाज जब 15 दिन तक हवाई जो तो ये हमारी स्ट्रैटेजी थी जो इसके तहत जो हम इसको प्रोलॉन्ग कर रहे थे। अच्छा। हम अपने को तैयार कर रहे थे, उसकी इंटेलिजेंस हम उसको हम प्रोवोक करके उसको क्या बोलेंगे, प्रोबिंग एक्शन, जो एक है कि आप कुछ फायर कर दो, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक एक निकाल दो। वो तो वेट ही कर रहे थे कि इंडिया कब करेगा। हाँ, तो हम उनके जो भी वो एक्शन में आ रहे थे, उनके रेडार्स वगैरह ये वो, उनको हम एक तो पहले देख रहे थे कि उनकी ड्रिल क्या है, कि जब हम यहाँ पे जाते हैं किस एयरबेस को एक्टिवेट करते हैं, कहाँ से फाइटर्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, क्या उनकी फॉर्मेशन हो रही है, ये सब रिकॉर्ड करके आप लोग उसको स्टडी कर रहे हैं कि उसका जब हम अटैक करेंगे तो कहाँ से उसका क्या तरीका, अभी उसकी जो सोच है उसके हिसाब से कैसे, SOP के हिसाब से कैसे आएंगे। प्लस जो वो रेडिएट कर रहा है उसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन भी वो रेडिएट करेगा, हमले के दिन आप उसको रेडिएशन पकड़ के डिस्ट्रॉय या जो भी करना आप कर सकते हैं। और तीसरा जो था, उसके वैसे ही पेट्रोल कम है और वैसे ही उसके मेंटेनेंस के लाले पड़े हैं, आप उनको जबरदस्ती एग्जॉस्ट करवाएं। टैंक्स हैं तो जमीन में वो चल रहे हैं, गैरेंसन से निकल रहे हैं, हवाई जहाज जो मेन थिंग जो है उनकी भी आप डिग्रेडेशन साइकिल शुरू कर दी। जो हम डे 15 से अपनी फ्लाइंग शुरू करेंगे, उसके कितने आवर्स तब तक हो गए होंगे, और रात को आप रोज कुछ कर दीजिए, उसकी फिर स्टैंड हो जाता है। पायलट्स की मेंटल फटीग भी आप देखिए जी, जो एड्रेनलिन 1-2 दिन चलता है, उसके बाद फटीग सेट इन होती है। तो हमने 15 दिन बाद तक हमले करके हम भी तैयार थे, और 15 दिन फिर जो है अचानक से जो करना था वो हमने कर दिया, और सिलेक्टेड आतंकवादी टारगेटों को हमारी एयरफोर्स ने एक मैसिव रेड में नेस्तनाबूद कर। जी सर, मैं ये एयर बेसिस के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ। ये हमारा जो हमने 11 एयर बेसिस इनके टारगेट करे हैं, ये
एज अ रिएक्शन हमने रिटेलिएटरी रिएक्शन था इंडिया का टू टारगेट, या सोची समझी स्ट्रैटेजी थी उसके अकॉर्डिंग हमने इन एयर बेसिस को अटैक करा था, और सिग्निफिकेंस क्या था इस अटैक का? जब भी ये आपको इतनी मीटिंग्स दिखाई जाएगी जो चीफ्स और एनएसए और प्राइम मिनिस्टर के बीच में होती थी, ये तो बात की स्टेज है। इसके पहले जो इनिशियल डायरेक्टिव्स के हिसाब से हमारा पूरा डाटा कलेक्शन उसके ये वो करके हमारी तैयारी थी। और जब भी प्लान्स बने होंगे तो प्लान्स में हर प्लान की 3 कंटिजेंसी या 4 कंटिजेंसी, और उस कंटिजेंसी में अगर वो क्या करेगा उसकी भी 3-4 कंटिजेंसी, फ्रैगमेंटेड प्लान्स जो होते हैं उसके वो वर्कआउट किए जाते हैं कि स्टेज 1 में जब वॉर शुरू होगी हम ये करेंगे, इसका वो ये रिप्लाई हो सकता है, जिसके लिए हम फिर 3 हमारे ऑप्शन क्या क्या होंगे, ये ब्रॉडली आप 3rd स्टेज तक वर्कआउट करोगे। तो यही प्लान्स जो थे प्राइम मिनिस्टर को भी पूरे पुटअप किए होंगे कि जब हम ये करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स ये हो सकते हैं, और एनिमी क्या करेगा वो यही हो सकते हैं, हमारे इतने लॉस हो सकते हैं, उसके इतने लॉस होंगे। देखिए जब आप लड़ाई में जाएंगे और करेंगे तो दोनों तरफ के लॉसेस होंगे, लेकिन आपने किसको ज्यादा मार पड़ी है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ इट एट्रिशन का ही बैटल है। किसके कितने लॉसेस हुए हैं, क्या लॉसेस अनसस्टेनेबल है। आपने जो अगर आप किसी को फिस्ट फाइट में मारते भी हैं तो थोड़ी तो आपकी भी खाल उखड़ेगी ना। तो वैसे ही ये कंटिजेंसीज वर्कड आउट होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो हमारा जहां तक मेरे को देखने को आया है, स्टेज 1 था कि आप सिर्फ उसके आतंकवादी कैंपों करो, फिर उसको रिंग कर दो, भैया मैंने कर दिया जो करना है, अब हम एस्केलेट करने के फेवर में नहीं है। क्योंकि चाइना ये भी चाहता था कि ये 1.5 साल तक लगे रहे, दोनों देश को जाए, पाकिस्तान को तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो और उसकी गोद में आ जाएगा। और इंडिया जो है वो एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, एज एन इकोनॉमी जो उसको चैलेंज कर रहा है, वो आउट ऑफ द रेकनिंग हो जाएगा। 10-15 साल इंडिया वापस चला जाएगा। तो इंडिया के भी फेवर में ये था कि आप उसको एक सबक सिखाएं, अपनी फ्यूचर की ताकत की एक झलक दे दे, और उसको बोले तू आगे मत कर। और अगर वो एक इंटेलिजेंट एनिमी है तो वो समझ जाएगा। तो इसीलिए हमारे डीजीएमओ ने नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 की रात का जो रेड्स हुए थे, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के डीजीएमओ को कॉल दिया, और जैसा उन्होंने बताया, हमने कॉल कर, इस पे भी इससे डिस्प्यूट, कॉल किसके डीजीएमओ ने कॉल करा? 10 तारीख की बात नहीं, मैं पहले दिन की बात। अच्छा, ओके। पहले दिन आतंकवादी ठिकानों को जो हमने रात को खत्म कर दिया, मुरीद के ये 9 ठिकाने जिसमें मुरीद के और भावलपुर भी थे, उन्होंने बोला कि मैंने उसको फोन करने की कोशिश किया कि भैया now it is over from our side, we are equals, we don't want to, if you don't escalate we also। पर उसके डीजीएमओ ने कॉल नहीं लिया, और मैसेज आ गई थी कि अभी आप देखो हम क्या अल्लाह की फौज आ रही है, क्या करेंगे वाला। तो उसके बाद फिर उसने उसने इतने सालों से जो उसकी प्लान थी उसके हिसाब से उसने स्वॉर्म अटैक्स भेजे अपने, जो उन्होंने स्टडी किया था कि ड्रोन्स के स्वॉर्म्स में पूरे ऑल ओवर द फ्रंट, हर हमारे जहां पे उसका था उधर स्वॉर्म्स में भेजे, 500, 600, 700 ड्रोन्स भेजे। वहां पे ही वॉज सरप्राइज्ड, बिकॉज व्हाट ही डिड नॉट रियलाइज वॉज, उसको ये नहीं इल्म था कि भारत बालाकोट के बाद कितना आगे आ गया है एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में और एआई एनेबल्ड एयर डिफेंस में। हमारा एक इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एयरफोर्स होता है जो पूरे देश को देखता है, और उसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों के जो जितने भी रेडार्स हैं, जितने भी मिसाइल, जितने भी एसेट्स हैं, वो उसमें फ्यूजन में रियल टाइम में आ जाते हैं। और बिकॉज वो डाटाबेस कॉमन हो गया है तो उसका फ्यूजन करते हैं, और उसके सॉल्यूशंस भी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है। उसमें एक एआई का एलिमेंट है। और जहां तक कि S-400 की बात है जिसकी हम इतनी बात कर रहे हैं जी, हम बात उसकी नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअली में यूटिलाइज हुआ था, आकाश तीर जी, एक आकाश मिसाइल। देखिए जो एयर डिफेंस पर से है पूरा, कहीं पे भी जहाँ पे होता है पूरे फ्रंट में, तो बेसिकली वैसे तो जो VA वनरेबल एरियाज और वनरेबल पॉइंट्स हैं उनको देते हैं, पर जो हमारे बेसिस है एयर बेसिस, वो एक बेस एयर डिफेंस होता है, उसमें सबसे ज्यादा एयर डिफेंस उसको दी जाती है। तो अगर किसी को भी आप देख ले तो उसको 360 डिफेंस चाहिए। उसमें सबसे पहले दूर से जब आएगा तो उसको डिटेक्ट करने का काम होता है, और लंबे रडार वो S-400 के पास है। उसके बाद वो एंगेज करे ना करे उसको बोले।
उसके बाद जब वो 70 किलोमीटर तक आता है तो बराक 8 एक जी। इजरायली मिसाइल है वो जी। उसके बाद जब शॉर्ट रेंज में आ जाता है 25 किलोमीटर पे, तब हमारा आकाश सिस्टम आता है। जी। और उसी के बाद हमारे L-70 शिल्का और ये शोल्डर फायर मिसाइल 6 किलोमीटर वाले, ये सब एक्शन में आ जाते हैं। तो जो आर्मी एयर डिफेंस है, जो ये आकाश से और पीछे, ये जो था, ये हमने एक आकाश तीर सिस्टम बनाया है जिसमें कि वो यूएवीज को कंट्रोल कर सकता है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो हैं काइनेटिक किल वाले और सॉफ्ट किल वाले, ये भी हमारा एक पूरा एक सिस्टम है, उसको भी वो कंट्रोल करता है, सारे सेंसर्स रेडार्स को कंट्रोल करता है। और इन सब को जो है मल्टीपल प्लग इन प्ले करके जो इसके कमांड सेंटर्स हैं वो उसको कर सकते हैं। और इसमें सब जगह से आपको फीड आते हैं, सैटेलाइट से लेके रेडार से लेके, और आप जो है इसमें भी एआई का एलिमेंट है इस आकाश तीर में। और ये सिस्टम जो थे ऑटोमेटेड है, इसमें ह्यूमन एरर या ह्यूमन डिले इन एक्शन वो नहीं होता। फटाक से टारगेट्स देखते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं, बैटरीज को एलोकेट होते हैं और उनको फायरिंग के ऑर्डर्स मिल जाते हैं। तो वो एकदम से रियल टाइम विदाउट एनी टाइम लैग ये हो रहा है। और हमारे पास आकाश तीर में बोलूं तो L-70 सिस्टम्स हैं। L-70 गन्स होती थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विंटेज की है जी। उनको हमने अभी, क्योंकि ड्रोन क्या होते हैं, ये एक प्रोपेलर पे नॉर्मली चलते हैं, तो इट वाज लाइक अ स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट जी। और ये जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की जो थी, वो भी उन्हीं गन्स जो थी उन्हीं टारगेट्स को लेने के लिए बनी थी, जिसकी कैटेगरी में आती है L-70 बोफोर्स 40 mm होता है, देन Izu 23 mm ट्विन गन्स होती हैं, वो हेलीकॉप्टर और इनके लिए ठीक है, और शिल्का है जो कि एक टैंक जैसे माउंटेड है, 4 उसमें 23 mm होती है गन्स। और इन सब का हमने अपग्रेडेशन किया था। L-70 गन में हमने नाइट विजन, फायर कंट्रोल रडार, लेजर रेंज फाइंडर और इलेक्ट्रिक ब्रेव करके उसको एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बना दिया जो दुश्मन को देखती थी, समझती थी और फायर कर देती थी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ऐसे ही हमने शिल्का का किया फायर कंट्रोल। तो ये सब आकाश तीर सिस्टम के आते थे अंदर। तो जब हम सोच रहे थे कि S-400 ही सबको उड़ा रहा है, S-400 करोड़ों की मिसाइल है, वो नहीं है। हमारे ज्यादातर जो ये एंगेजमेंट्स में है, ये आकाश अगर बड़ा है, आकाश मिसाइल सिस्टम अपना बनाया हुआ, नहीं तो फिर इधर आके अपने शिल्का और ये L-70 इन लोगों ने मैक्सिमम, और सॉफ्ट किल जो हमारे हैं उनसे ये किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसने भी ड्रोन्स भेजे हैं जो कि लो कॉस्ट ऑप्शन है, कोई ड्रोन कम से कम 3-4 लाख का तो होगा ही होगा, लेकिन हमारी ज्यादा ही होगा। हाँ ज्यादा ही होगा, पर हमारी जो रिप्लाई था, जो हमारी गन्स फायर कर रही थी, अपनी थी, और शायद इतने सालों से हम वो बना रहे हैं, हमें एक राउंड जो था वो 1,000 रुपए का भी नहीं पड़ता होगा। तो हम आप लगा लो, अगर 100 राउंड भी मारे आपने, तो आपने 50 या 1 लाख रुपए में उसके 30-40 लाख रुपए का जो ड्रोन आपने उड़ा दिया है। इतने कॉस्ट इफेक्टिव था। तो और S-400 का जो सर्वेलेंस था, इंटीग्रेटेड एयरफोर्स और आर्मी का, वो तो चल ही रहा था, लेकिन जो एक्चुअल एंगेजमेंट्स में क्लोज रेंज वाले और ये ड्रोन वाले, ये हमारे अपने सिस्टम्स ने किए हैं। और इसमें एआई ने बहुत बड़ा हाथ किया। रादर देन जो डाटा आ रहा है वो किसी को करे, कोई प्लॉट करे और उसके बाद वहां पे कंप्यूटर में डाले, ऑटोमेटिकली आ रहा था। सेंसर टू शूटर, सेंटर टू शूटर कोऑर्डिनेशन, और वो जो था ऑर्डर्स वो ऑटोमेटिक हो रहे थे। तो उसमें कोई टाइम लैग नहीं था, और इसीलिए इतने सक्सेसफुल रहे कि उसके अच्छे से अच्छे अगर आप यूक्रेन वॉर में देखिए तो ड्रोन्स ने तहलका मचा रखा है। यहाँ पे वो कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि जो ये सिस्टम हमने फील्ड किया है, ये पूरी दुनिया उठ के देख रही कि ये क्या चीज है। सो 10th का जो ऑपरेशन हुआ था सर, उसमें व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ऑपरेशन, इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन इन अ क्रक्स। देखिए, एस्केलेटरी लेवल में हमने बोला था कि वी विल नॉट एस्केलेट ऑन आवर ओन। whichever level Pakistan uses to attack us, we will reply in the same domain with overwhelming force। मतलब जिस भी लेवल पे, जिस भी हथियार के साथ पाकिस्तान हम पे हमला करेगा, हम उसी हथियार और उसी लेवल पे उसको जवाब देंगे, लेकिन अपने तरीके से देंगे। तो उसमें हमने 2 रात तो उसको ड्रोन से करा,
और हम हर बार बोल रहे थे कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो फिर ड्रोन्स लेकर जाता है रात को, जो कि वो शूट डाउन हो रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था। तो दूसरी रात को, जो 9 की रात को, जो उसने एक अपनी तरफ से ड्रोन्स के साथ मिसाइल्स फायर करना शुरू किया, और उनमें से एक थी फतेह 2 जी। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, न्यूक्लियर केपेबल है। तो ये उसकी दिमाग में जो था, जो सोच चल रही है, वो ये था इंडिया को बताने के लिए कि अब मेरा लेवल ये आ गया है, जो हाइपरसोनिक को ट्रैक करना और उसको इंटरसेप्ट करना, जहां तक उसका सवाल था, इम्पॉसिबल था। आप हाइपरसोनिक को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, ये उसकी सोच थी। तो उसने वो यूज किया है, और एक मैसेजिंग थी कि ये मेरी न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक है, जिससे मैं आपके एयरबेसेस या आपके जो सिटी सेंटर्स हैं उनको मैं कर दूंगा। अब उसकी रेंज 400 है, दिल्ली तक पहुंचता नहीं पहुंचता वो अलग बात है, लेकिन ये इंडिया के लिए भी एक मैसेज था, वो मिल गया था। पाकिस्तान का सोच था कि इंडिया को जब मैसेज मिलेगा तो इंडिया बैठ जाएगा, लेकिन इंडिया को जब ये मैसेज मिला तो फिर जैसे बताया, कंटिजेंसीज पहले से ही वर्कड आउट होती है कि अगर वो बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर थ्रेट के लेवल पे आ जाए और ऐसे फायर करे तो हम क्या करेंगे। तो उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो हम सीज फायर के लिए बोल दे, या एक बार उसको बोले कि जितने तू मारेगा उसके डबल हम मार के तेरे को खत्म कर देंगे, या तीसरा ये था कि भैया मारने से पहले हम तेरी काबिलियत को ही खत्म कर देंगे। तो हमने ये वाला ऑप्शन लिया है, और उस रात को 23 मिनट के अंदर हमने उसके 11 एयरफील्ड्स को नेस्तनाबूद कर दिया। कैसे? उसके रडार से सिस्टम्स निकाल लिए, उसकी रनवेज में गड्ढे कर दिए ताकि उस समय उसके हवाई जहाज नहीं उड़ सके, चाहे वो हवा में है चाहे वो उसके हैंगर में है। और उसके जो टेक्निकल एरियाज थे और उसके कमांड सेंटर्स थे, उनको भी हमने टारगेट किया है, उनके हैंगर्स को। तो जो उसके काफी एयरक्राफ्ट जो हैंगर्स में थे वो डिस्ट्रॉय हुए हैं। और खासकर मैं आपका अटेंशन लाऊंगा दो तीन जगहों पे। एक तो रावलपिंडी नूर खान एयरबेस, उसी के पास कहूटा वगैरह भी है, और वहीं पे उसका न्यूक्लियर कमांड सेंटर का भी है, और वहीं पे उसके सारे वीआईपी स्क्वाड हैं, उसके मीडिया रिफ्यूलर्स हैं, उसके जो भी चीजें हैं वो पूरे वीआईपी एसेट की तरह। और वो उसको पता था कि ये हम तो इसको कुछ कर ही नहीं सकते। वो रावलपिंडी उनका जीएचक्यू है, नर्व सेंटर है, उनकी सीट ऑफ पावर है जी, सीट ऑफ पावर है। वहां पे हमने स्ट्राइक किया सबसे पहले, तो उससे उसको मैसेज चला गया। और मैं आज देख रहा था वो सैटेलाइट इमेजरी, जहां पे हमने स्ट्राइक किया है उससे 340 मीटर दूर दो हवाई जहाज हैं, जिनमें से कि एक हवाई जहाज वो है जो गल्फ है, जो इसका होता है अपने प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल एयरक्राफ्ट है। तो हमने बता दिया कि हम चाहे तो वहां भी मार सकते हैं, उसके बाद आपके न्यूक्लियर एसेट जो है उधर भी मार सकते हैं, या आपका रावलपिंडी बगल में है वहां भी मार सकते हैं, क्योंकि हम पिन पॉइंट मार रहे हैं। ये तो इधर हो गया। बाकी पसरूर, सियालकोट वगैरह में भी हमने मारे, इनके रडार्स निकाल दिए। जब आप इनके रडार्स निकाल रहे हो, एक तो हमने इनके रडार्स को मारा है, पर उसके पहले हमारे स्वॉर्म्स और हमारे जो गए हैं, एयरफोर्स ने कैटेगरीली किया है कि हमने इनको जैम किया है। एक हार्ट किल हो गई, और उसके पहले जब स्ट्राइक जा रहे थे उनको जैम किया है। ये हमारी कैपेबिलिटी हमने दिखा दी है। और वो एक दो के लिए नहीं, वो 2000 किलोमीटर स्कार्दू से लेके नीचे मलीर के अंत तक, जो कि कराची के पास है। स्कार्दू है लेह के पास। इतने में हमने 23 मिनट में हमारी एयरफोर्स ने दिखा दिया। फायर हम क्या कर रहे थे? ब्रह्मोस की रेंज क्या है? एयर लॉन्च है 500 से 550 है। मतलब हम दिल्ली के आसपास की लाइन में रहकर भी हम उसके अंदर, जहां पे हम चाह रहे थे, ड्रॉप कर सकते थे। उसके एयरप्लेन्स अगर रेंज में आने के लिए, उसके पास सबसे लंबी मिसाइल थी PL-15 चाइना वाली, वो 150 से 200 करती है। अगर वो इधर आता, उसने 2 दिन में हमारी एयर डिफेंस देख ली थी क्या है, वो नहीं आया। तो हमने स्टैंड ऑफ रेंज से उनको मारा है। इसमें एक चीज और आती है नजर में, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान 250 से 300 किलोमीटर चौड़ी एक देश नॉर्थ टू साउथ है जी, उनका विड्थ नहीं है, उनका विड्थ ही नहीं है। विड्थ नहीं है। हमारे पास चॉइस है। हम हाशिमारा, गोरखपुर, इधर पे ग्वालियर, कहीं से भी, आगरा, हम कहीं से भी टेक ऑफ करके आ सकते हैं। आप हमको ना देख सकते हो ना छू सकते हो।
और फिर उसके अलावा हमारी इंडियन नेवी भी उस दिन साउथ में बिल्कुल नजदीक आ रखी थी, और जो हमने मलीर में उनका बहुत बड़ा रेडार था उसको टेक ऑफ किया, और जो साउथ में उन्होंने नया भोलार एयरफील्ड था उसको एड्रेस किया है। उसका मतलब ये था, एक मैसेज चली गई थी कि अभी तुम्हारे जो समुद्र के ऊपर तुम्हारी निगरानी है अब वो गई। इसका मतलब कराची ग्वादर कहीं पे भी हमारी नेवी जो है अब अपने अटैक शुरू कर सकती है एयर या मिसाइल्स के थ्रू। ये बहुत बड़ा मैसेज था। दूसरा, जो रावलपिंडी में अगर बंकर के अंदर से मुनीर बैठा था, उसको 23 मिनट में 11 मैसेज आए कि साहब ये एयरफील्ड उड़ गया है, ये एयरफील्ड उड़ गया है, ये एयरफील्ड उड़ गया है, और अभी वो कराची के पास भी इन्होंने हमला कर दिया है, और वहां पे उनकी कैरियर ग्रुप जो है, बैटल कैरियर ग्रुप, वो खड़ा हुआ है। तो जो दहशत उस समय मुनीर के दिमाग में, साइकोलॉजिकल, उसने अपनी फतेह मिसाइल, ये मिसाइल सब डाल दी, और उसके जवाब में उसको 2-3 घंटे में ये खबर सुनने को आई है। और वो एक ऐसी हालत हो गई थी, अगर उसकी जो एयर डिफेंस बिल्कुल डाउन हो गई थी, उसके फाइटर्स टेक ऑफ और लैंड नहीं कर सकते थे जहां से, तो उसके पास अगला यही था कि अब इंडियन एयरफोर्स जो है वो अंदर आएगी, या फिर एक इससे भी तगड़ा स्ट्राइक आएगा, क्योंकि ये तो जहां चाहे अब वहां पे पिन पॉइंट 1 मीटर एक्यूरेसी है आपकी ब्रह्मोस की, और 300 से 400 केजी का वॉरहेड लेके अगर वो गिर रहा है तो एक मिनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की तरह वहां पे अगर आप देखो जो फायरबॉल आ रही है गजब की है। तो वो एक क्षण था जबकि उनको हिल गए। उसके बाद उनके डीजीएमओ ने हमें फोन करा सुबह की तरफ, कभी जो हमारे डीजे ने बोला मेरे को अभी टेक्निकल प्रॉब्लम, मेरे को बाद में फोन करना। तो उन्होंने भी रुके 3:30 बजे तक, उनको स्वेट कराया, तब तक अपने बाकी एयर ऑपरेशंस पूरे किए। और मोदी जी ने भी बोला होगा भैया 2-4 घंटे का आपके पास विंडो है। एलसी पे हम उनको मार रहे थे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और एयर से जो करना था वो हम कर रहे थे। और 3:30 बजे फिर हमने उनका कॉल एक्सेप्ट किया, जिसमें कि उन्होंने हमसे बोला कि अब सीज फायर कर ले, और जिसका जवाब कहते हैं हमारे डीजीएम ने बोला कि ये वॉर तो है ही नहीं, तो सीज फायर का मतलब नहीं है, हाँ हम सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज करेंगे, यानी हम अपनी अभी फायरिंग बंद कर देंगे। इसीलिए बताया गया, एयरफोर्स ने भी बोला था ऑफ सिंदूर इज नॉट ओवर, सिर्फ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज है, और यही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी बोला था। तो हमने अपना मिलिट्री ऑप्शन अभी स्टैंड बाय पर रखा हुआ है, होल्ड पर रखा हुआ है, लेकिन हमारे बाकी ऑप्शंस अभी चालू हैं। IWT पानी रोका हुआ है, दवाई रोकी हुई है, ट्रेड रोका हुआ है, एयर स्पेस। तो डिप्लोमेटिकली हम प्रेशर कर रहे हैं उनको, डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, आप पॉलिटिकली, आप जो भी बोलिए, साइकोलॉजिकली। और अभी हमारी नेवी ने और टाइट कर रखा है साउथ में, उसकी नेवी ने अभी नोटैम निकाल रखा है, ये दिखाने के लिए कि आप दूर रहो, क्योंकि वो भी घबराए हुए हैं। अब उनको समझ में आएगा कि अभी सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो ये सिचुएशन अभी 10 तारीख की कहानी ये है। अब उसके अलावा जो सरगोधा के पीछे किराना हिल्स वगैरह हैं, उसका अगर हुआ है तो ये तो उसके हमने जितने भी टनल्स के एंट्रेंसेस थे उनको निकाल दिया। इसकी जो किराना है, जो न्यूज आ रही है सर, ये कि उनके न्यूक्लियर एसिड्स के पास हमने अटैक करा है, एंड दे माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन हो। इसकी कितनी प्लॉजिबिलिटी है, कितना इस बात में कितना सच है? और अगर हमने करा भी है, ये मैसेजिंग हम क्या देना चाहते थे पाकिस्तान को? देखिए, अगर हुआ है तो ये मैसेजिंग तो बड़ा क्लियर था कि आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। हमने उनके अगर क्या है तो हमने उनके जो वॉरहेड्स थे, किराना हिल्स में वॉरहेड्स रहते हैं, उसको सील कर दिया था। वॉरहेड अगर निकलेंगे नहीं तो बाकी क्या करेंगे। प्लस जो F-16, मिराज 5, मिराज 3 एयरक्राफ्ट जहां जहां स्टेशन थे, जहां पे ये डिलीवर करते हैं, उनकी डिलीवरी सिस्टम टैक्टिकल न्यूक्लियर आर्टिलरी वाले को छोड़ के जो बड़े हैं, ये F-16 हवाई जहाज मिराज 5 और मिराज 3 करते हैं। इन सब जगह के हमने इनके एयरपोर्ट को डाउन कर दिया था, एयरफील्ड्स को डाउन। तो नीदर डिड दे हैव डिलीवरी नॉट डिड दे हैव वॉरहेड। बस एक उन्हीं के पास, दैट वाज द गॉड ऑफ बैटल फॉर देम। उनका गॉड ऑफ बैटल को उस दिन हमने धराशायी कर दिया। उसके बाद अगर उनको पता था न्यूक्लियर हमारे पास है नहीं, कन्वेंशनल में हिंदुस्तान ने अपनी पावर दिखा दी है, हमारी एयर सुपियोरिटी पूरी लेके डिमोलिश कर दिया हमारी एयरफोर्स को। अब उसके आगे जब हवाई जहाज गरजेंगे हमारे लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और जब क्रूज मिसाइल जो एक जगह गिरी, अब अगर वो 4-4 भेज देंगे हमारी ब्रह्मोस,
तो उनका अस्तित्व ही खत्म होने का, क्योंकि देखिए टीटीपी और बीएलए ने उन दिनों धड़ाधड़ अपने अटैक्स भी बढ़ा रखे थे। जी अंदर बीएलए का तो कल फिर से हुआ। घर फिर से हुआ है, उसकी हमने पूरी फौज को इधर खींच लिया था। उसके पाकिस्तान के हम ईस्ट में हैं, तो उसकी जो फौज वेस्ट में लगी हुई थी अफगानिस्तान, ईरान और इधर बीएलए के लिए, वो पूरी मिनिमम छोड़ के पूरे के पूरे इधर को आने को हमने मजबूर कर दिया था। और अगर लड़ाई होती और ग्राउंड फोर्सेस भी जाती तो उसको और आने पड़ते। जैसे ही वो पीछे के एरियाज को वेकेट करता, वहां पे तो वैसे ही बीएलए ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर लेना शुरू कर दिया है, उसके देश के टुकड़े होने में कोई टाइम नहीं लगता। तो ये सब सोचते हुए, और ये मेनली तो जो उन्होंने खुद, वो कहते हैं वो सब बंकर में घुस गए थे, पीएम और मुनीर, जब उन्होंने एक आधे घंटे में कि हमारी पूरी जो एयरफोर्स और एयर डिफेंस आधे घंटे में मिट्टी में मिल गई है, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सीज फायर जब हुआ सो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करा एंड ही टुक क्रेडिट फॉर इट। इस बात में कितनी सच्चाई आपको लगती है? क्योंकि उसके बाद हमारी प्रेस ब्रीफिंग भी अभी कल हुई है और उसमें बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई हाथ नहीं था सीज फायर में। ये बिटवीन द डीजीएमओज हुआ था, उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को कॉल करा था। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका का रोल इसमें क्या था? एंड अगर ऐसा है तो उन्होंने क्यों बोला, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? एक दिन पहले ही अमेरिका ने बोला था, जब उनसे पूछा गया था कि इन दोनों की लड़ाई हमको कुछ लेना देना नहीं। जी जी, उन्होंने बोला था कि वी हैव नथिंग टू डू विद इट, नथिंग टू। और उसके आप एक दिन बाद ही पलट के कहते कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और ये न्यूक्लियर कंट्री न्यूक्लियर हो गया था। तो उनको भी जो हमारे स्ट्राइक्स भी हैं और उनके जो ये सारी चीजें डाउन हो गई है, तो उसके बाद नेक्स्ट अगर कुछ होता तो उनको भी लगा था कि न्यूक्लियर हो सकता है। फोन में बातचीत दोनों तरफ से हो रही होगी, बल्कि सऊदी से भी बात हो रही थी, ईरान से भी बात हो रही थी, सभी को पता ओपन सोर्स है कि ये सब बात हो रही थी। उसके बाद भारत जो था इतनी डोमिनेटिंग पोजीशन में था कि हमने मानने की कोई चक्कर ही नहीं था। ये पाकिस्तान पैर पकड़ने गया अमेरिका के कि कुछ कर दो। इंडिया से जब बात हुई है और मोडेलिटीज हुई है, उसने हो सकता अमेरिका लूप में था। और इससे पहले जो कहते हैं कि जब बात हुई थी तब इंडिया ने चलो ठीक है मान लिया, अमेरिका को बता दिया ठीक है मान लिया। तो क्योंकि वो नोबेल पीस प्राइज का एक ख्वाब देखते हैं और कुछ हो नहीं रहा उनसे, डोनाल्ड ट्रंप से, उन्होंने सोचा था कि मैं पहले अनाउंस किया था यूक्रेन वॉर खत्म कर एक दिन में, फर्स्ट डे में। वो पुतिन उनके सुन नहीं रहा है, और वहां पे वो इजराइल, गाजा और ईरान के बीच में उनकी कोई चल नहीं रही है। तो इधर पे उनको लगा कि ये तो लो हैंगिंग फ्रूट है, ये जल्दी से मैं कर देता हूँ। और ट्रंप तो ट्रंप ही है, वो स्टेट्समैनशिप के लिए तो जाने जाते नहीं है, ना ही डिप्लोमेसी ले जाते हैं। तो बस अपने को मी करके उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब ये डिजिटल एज की ये विडंबना यही तो है, जिसका मन आया वो एक डाल देता है। अगर ये पुराना जमाना होता वो तो तब चिट्ठी आती, टेलीग्राम आता, न्यूज चैनल को रिपोर्टिंग होती, तब जाके कहीं यहाँ पे खबर आती। नैरेटिव्स का गेम अभी चल रहा है, वॉर ऑफ नैरेटिव्स। इसको भी दो पार्ट में मैं डिवाइड कर देता हूँ। पहली चीज मैं ये आपसे जानना चाहूंगा, आपने भी देखा होगा कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे जब ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, उसी के बाद जब सीज फायर हुआ अराउंड दैट टाइम, he went on the defense minister ख्वाजा आसिफ स्काई न्यूज पे गए और उन्होंने एडमिट करा कि they have been doing this dirty work for America for a very long time, for 3 decades. आपको क्या लगता है, is this not proof enough for the world community to side with India? If you look at it neutrally, it is a damning proof that they have been siding with the terrorists. They've been nurturing terrorists for other people's benefit or whatever. जो भी उसने बोला है कि मैं दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अमेरिका के लिए किया है, पर उसने ये माना है कि हम इनको पाल पोस के बाहर भेजते आ रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, बाहर जाके इनकी आदत है कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो ये नैरेटिव जो था उन पे उल्टा पड़ा है। लेकिन ये नैरेटिव को रीइंफोर्स किया है उस फोटोग्राफ में जिसमें कि ये मुरीद के पे जो फ्यूनरल हो रहा है, उसको पूरा हर आतंकवादी को स्टेट ऑनर के साथ पाकिस्तान फ्लैग में, और पीछे कोर कमांडर और इतने सीनियर जनरल्स उनके वहां पे खड़े हुए और उसको सल्यूट कर रहे हैं।
तो इससे ज्यादा कॉम्प्लिसिट या उससे ज्यादा जो आप बोल सकते हो कि आतंकवादी और सेना या आतंकवादी और स्टेट की जो भागीदारी है और साझेदारी है, वो ये प्रत्यक्ष रूप से सबको दिख रही है। लेकिन हर देश हर स्थिति को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखता है। वेस्ट को पाकिस्तान की जरूरत है और उसको उसके उसी नेचर की या उसी की क्वालिटी की जरूरत है जिसको हम आतंकवाद कहते हैं। वो उन्हीं लोगों को कहीं पे और डाइवर्ट भी कर सकता है। तो और उसकी फौज जो है उसको पता है कि देश में अगर कोई ताकत है जिसकी सुनी जाती है तो फौज है। सारे वेस्ट और अमेरिका को पता है, क्योंकि जब इनके रूबियो भी बात कर रहे थे, वहां से मुनीर से बात करते थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, और दूसरा हमारे वहां बात करते थे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से। तो ये एक डेमोक्रेसी और मैं तो कहूंगा एक मिलिट्री ऑटोक्रेसी के बीच का कंपैरिजन है। पर उनको मालूम है कि और इसी मिलिट्री का हम बाद में भी पैसे दे के कभी खरीद के जो भी कराना हम कर सकते हैं। और इसके लिए अगर हम छोटा सा नजरअंदाज कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इंडिया को अपनी जो रणनीति है और अपनी जो कूटनीति है वो यही बेस मान के चलेंगे कि जो वेस्ट है उसको अपने इंटरेस्ट देखने हैं और सबको अपने इंटरेस्ट देखने हैं और हमें अपने इंटरेस्ट इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करने हैं। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, वो उनके हर मिनिस्टर जाके कुछ ना कुछ बोल आता है। और जैसे हमारा एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह हमारी जो प्रेस ब्रीफिंग होती थी, एमईए की होती थी, वो थी, हम कोई बॉम्बास्टिक क्लेम नहीं करते थे, जो है फैक्ट्स से देते। जो नैरेटिव पाकिस्तान उस दिन चला रहा था, फॉल्स न्यूज, उस सब को हम काउंटर करते थे। जब लड़ाई खत्म हुई और जब हमारे पास पूछे फोटोग्राफ, सैटेलाइट इमेजरी, एवरीथिंग वाज विद अस, उस दिन हमने बैठ के तीनों सर्विसेज एमईए ने एक बड़ी कोहेरेंट सी और एक टेलिंग, एक सटीक प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें कि जिसने क्वेश्चन पूछा उसको वो आंसर मिला। और पाकिस्तान को जो हमने उस दिन दुनिया को दिखा दिया कि वो क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबल देश की झलक देता है। और उसके बाद ऐसा ही नहीं, पाकिस्तान मीडिया के लिए और अपनी जनता के लिए वही मैं आपसे पूछा था क्योंकि उनके तीनों चीफ्स बैठे थे, वो भी बता रहे थे अपनी पब्लिक को एंड ऑल ऑफ दैट दे वर ट्राइंग टू क्रिएट अ नैरेटिव दैट दे हैव वन द वॉर। तो इसी में मैं आपको वही ये पूछ रहा था मैं, तो इसका क्या पर्पस है कि वो अपने लोगों को खुश करना, ये पर्पस है, एंड डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना, गलत इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल मीडिया को, क्या ये रीजन है उनका? देखिए, पाकिस्तान को पता है कि उसकी पोजीशन क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। इट इज इनवैल्यूएबल टू द वेस्ट। वो वेस्ट के लिए एक प्यादा है जिसको वो साउथ एशिया में किसी हालत में छोड़ नहीं सकते। और एक कई पुलिस वाले भी कई गुंडे, गली के गुंडों को पाल के रखते हैं जो टाइम पे आके उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनका थोड़ा गंदा काम कर लेते हैं। वैसे ही एक ये पाला हुआ है उन्होंने कि एक टाइम आने पे हमारे को जो हमारे यहाँ पे पावर प्रोजेक्शन है, पावर प्ले है, तो हमें एक पोर्ट मिल जाएगा, एयरपोर्ट्स मिल जाते हैं, लॉजिस्टिक मिल जाती है, चाइना को हम होल्ड कर सकते हैं। तो उसके फायदे हैं। ही इज अ यूजफुल इडियट टू देम और अ यूजफुल गैंगस्टर, जो यूजफुल गुंडा उनके लिए है। तो उसको वो इस्तेमाल करेंगे और उसकी छोटी मोटी चीजों को नजरअंदाज करते रहेंगे। इंडिया को एक अभी भी वेस्ट नहीं समझा है कि ये इमर्जिंग सुपर पावर आ रहा है, इमर्जिंग रीजनल पावर आ रहा है, इसको किसी इज्जत से देखा जाए। अभी भी हमें जिसे बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं वो। लेकिन अभी देखिए जैसे कि टर्की है, टर्की ने उसका साथ दिया, उसके 2 ड्रोन्स के लिए, और उसके 2 सैनिक भी मारे गए हैं हमारे काउंटर स्ट्राइक में। तो वो एक दुश्मन देश है, और जैसे एक दुश्मन देश को करना चाहिए, इंडिया ने अभी उस पर इकोनॉमिक असॉल्ट शुरू कर दिया है। और अभी सरकारी तौर पे तो नहीं हुआ है, लेकिन जैसे बाकी ट्रैवल एजेंसीज, ये वो इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, और हमारा ज्यादा, उससे ज्यादा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, हम एडवांटेजेस उसमें। और टर्की की इकोनॉमी भी गिर रही है। कहने का मतलब यह है, इंडिया को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। अब इंडिया किसी का मोहताज नहीं है, ना हथियार के लिए ना पैसे के लिए जी। वो पाकिस्तान चाइना के हथियार, अमेरिका के हथियार, अमेरिका IMF का लोन, कहीं से पैसा, कहीं से तेल भीख मांग के अपना काम चला रहा है। हम अपने खुद सब कुछ करते हैं, तो इसलिए हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम किसी से फेवर भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। और आज
हमारे एक इकोनॉमिक और मिलिट्री ताकत ऐसी है कि हमें किसी की ओर झांकने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमसे दुस्साहस दिखाता है जैसे टर्की, उसको हम अपनी आर्थिक और डिप्लोमेटिक और जो भी हमारी शक्ति है उससे हम उसकी जगह दिखा देंगे। मालदीव ने हमारे साथ ट्राई किया था, मालदीव घुटने पे आ गया है, थोड़ी देर में टर्की भी आ जाएगा। बहुत अच्छी मादत नहीं है, अर्दोगान ने उसको बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है और उस पे टूरिज्म उसका मेन अर्निंग है, उसकी एयरलाइंस, उसके टूरिज्म सबको हिट होगा। तब वो भी अक्ल में अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नुकसान वो सहेगा, साथ में उसके अजरबैजान। अभी जैसे चाइना है, चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, अमेरिका है, अमेरिका डुअल गेम खेल रहा है। अभी पोजीशन इन कंट्रीज की क्या है? वेयर डज चाइना स्टैंड, वेयर डज अमेरिका स्टैंड, और अभी इंडिया की क्या पोजीशन है, हमारी क्या थिंकिंग होगी गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, गोइंग फॉरवर्ड जहां तक इंडिया का सवाल है, इंडिया एकदम से नोटिस हुआ है वर्ल्ड को फॉर एन इमर्जिंग मिलिट्री पावर। एंड जो हमने जो फील किए हैं अपने सिस्टम्स, ब्रह्मोस, नाविक, आकाश तीर, आकाश मिसाइल, हमारे ड्रोन्स, जो ये हमारे सिस्टम्स हैं, और जिस हिसाब से इन्होंने अपने को ये वेस्टर्न और चाइनीज इक्विपमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया है, तो उससे दुनिया को जो है वो नोटिस करेगी। दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज हैं वो नोटिस करेंगे कि ये हमारे कॉम्पिटिटर आ गया है। और क्योंकि हमने प्राइवेट से एक साथ भी करके पार्टनरशिप करके हमारे प्रोडक्शंस बढ़ रहे हैं, और हमारी एक्सपोर्ट इज नाउ वन ऑफ आवर मेन एम्स, डिफेंस एक्सपोर्ट। जो साउथ, ग्लोबल साउथ है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, वो और साउथ एशियन कंट्रीज सडनली अभी इंटरेस्ट ले गई हमारी ब्रह्मोस और बाकी हमारे इक्विपमेंट पे। और आर्टिलरी, पहले ही हम आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई जो चल रही है उसमें आर्मेनिया को बहुत सारे हमने दिया, और वो ऑर्डर्स जो है वो हमारे प्राइवेट सेक्टर पूरे कर रहा है। आपके कल्याणी जो पूना में है भारत फोर्ज, वहां से उनको आर्टिलरी गन्स और बाकी सिस्टम जा रहे हैं। हमारे पिनाका सिस्टम, लैंड वॉर तो हुई नहीं हमारी उसको दिखाने के लिए, हम तो अभी एयर और एडी सिस्टम्स और डिफेंस सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जी, इनमें हमने जो लीप लिया है वो दुनिया देख रहा है। तो हिंदुस्तान सक्षम है, हिंदुस्तान ताकतवर है, और हमारा ये इससे अभी फायदा ही हुआ है, चाहे अनइंटेंडेड हमने सोचा नहीं था, लेकिन इस लड़ाई से हमें ये फायदा हुआ है। वहीं चाइना जो कि अपने सिस्टम्स को साउथ अफ्रीका वगैरह में बेचने के लिए अपने शोकेस करना चाह रहा था, उसकी सिस्टम्स की जो है पोल खुल गई है, और जो पहले दुनिया में चाइनीज माल मारा जाता था वो उसके हथियारों में भी स्टैंप लगने लग गया है, चाहे वो PL-15 मिसाइल हो, चाहे उसके HQ-9 सिस्टम्स हो। वेस्ट जो है उसको भी धक्का लगा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका काफी दिन से हमें प्रेशर कर रहा था कि हमसे F-35 ले लो, F-15 ले लो, F-21 ले लो, हम नहीं ले रहे। तो इसीलिए अगर आप देखें, जो रफाल के पीछे पड़े हुए हैं कि रफाल को उसने कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ये कर दिया, क्या सच है क्या झूठ है नहीं पता, लेकिन क्यों वेस्ट जो है वो रफाल के पीछे पड़ा हुआ है? क्योंकि ये फ्रांस का रफाल जो है वो अमेरिका के इक्विपमेंट को इंडिया अगर ऑर्डर देगा 100-150, दैट मैटर्स, उससे पूरी उसकी इकोनॉमिक फर्क पड़ता है। उधर $20-30 बिलियन का डील होगा, मतलब अब अमेरिका उसमें जोर लगा रहा है, तो अमेरिका का ही है। और जहां तक अमेरिका का सवाल है, ट्रेड में उसने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं। और अभी चाइना के साथ क्योंकि उसका भी ट्रेड का ठीक हो रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी ठीक होगा। बात आती है चाइना का ताइवान वॉर के लिए जो तैयारी है और वेस्ट की जो तैयारी है, तो ये अभी ताइवान वॉर में अगर ये चीजें लेके जाने वाला था, चाइना को दोबारा सोचना पड़ेगा और उसको भी अपने को रिवर्क करना पड़ेगा। और सोचने वाली बात ये भी है, जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज या कॉड नेशंस थे, किसी ने भी भारत को एकदम से ओपनली सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ ताइवान ने सपोर्ट किया। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हर अपना अपना मौका देखता है, और यहाँ पे भी हमने देख लिया कि किस देश की क्या सूरत है, क्या टर्की की सूरत है, क्या अमेरिका की सूरत है। फ्रांस ने हमें राफेल का सोर्स कोड दे दिया, जो बहुत बड़ी बात है। अभी तक रशिया ने दिया था, अब से हम अपनी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इंडिया का एक और जो चीज जो बहुत ज्यादा चर्चित है और जो एक्सपोर्ट होगी वो है ब्रह्मोस। और ब्रह्मोस में भी हमने उसको क्योंकि हमारे पास उसका अपना प्रोडक्शन है और सुखोई का, हमने उसको Su-31 के ऊपर माउंट करके
फायर क्या है। तो वो भी एक हमारी अचीवमेंट है। तो भारत की जो टेक्नोलॉजिकल लीप लिया है हमने, जो हमने लीप लिया है इन डिफेंस मैटर्स जो अभी दिखा है, वो हमें एक नई कैटेगरी में रखता है। चाहे वो सैटेलाइट्स हो, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट इन टेक्निकल फील्ड हो, हम एक नई लीग में आ गए हैं और एक इज्जत हमने हासिल की है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी उसमें इंडिया ही है। पाकिस्तान तो चाहे वो अपनी जनता को कुछ भी बोले और विजय दिवस निकाले, उसकी जो पिटाई भी है उसको कई साल लगेंगे वापस अपने को निकलने में, और जैसी आर्थिक स्थिति है उसमें वो और भी मारा जाएगा, और जो उसका इंटरनल सिचुएशन है वो उसको आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं करने देगा। पर उसकी जो मेंटेलिटी है वो दोबारा भी कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते हुए भी कभी ना कभी 4 5 6 साल दोबारा कुछ ना कुछ करेगा, और हिंदुस्तान को अपना जो प्रोग्रेस है और उसकी जो टारगेटिंग है और जो हमारी वॉर मशीनरी है उसको तैयार रखना पड़ेगा। यही अब फ्यूचर है। वी कैन गो ऑन एंड हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक। बहुत ही वास्ट टॉपिक है, काफी सारी चीजें हमने कवर करी हैं, बट टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स हैं सर हमारे पे। Thank you so much for taking out time and to come on the podcast to share your thoughts, sir. And I would just like to congratulate you again for Operation Sindoor, sir, and to the entire nation. Jai Hind, sir. जय हिंद। तो guys, ये था हमारा एपिसोड विद मेजर जनरल अभय कार्की। Please do like, share and subscribe to The Mentality.